सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट टू द पॉइंट ये बात बताने वाला हूं कि अगर आप 2026 में बाइक लेने की सोच रहे हो तो हॉर्नेट 2.0 आपके लिए क्यों एक वाइज डिसीजन हो सकता है। तो एंड तक देखो इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं 5 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव कवर करने वाला हूं इस बाइक के बारे में। मैंने इसको अच्छा खासा चला लिया है, इसको मैं ओन करता हूं, तो मुझे इसके पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस कॉन्स सारी चीजें पता है। तो एंड तक आप देखो और कमेंट करके जरूर जाना कि आप इस बाइक को कंसिडर करोगे या नहीं करोगे इस प्राइस पॉइंट। बात कर लेते हैं पहले पॉजिटिव की। तो देखो, पहला पॉजिटिव जो मुझे इसका लगता है वो है इसके लुक्स। इसके लुक्स, वैसे तो देखो लुक्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बाइक की, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से मुझे इसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। सही बताऊं तो इसके लुक मैच करते हैं इसके कजन CB300F से, और उस वजह से ये बाइक एक 180 सीसी की बाइक ना होकर एक अपर सेगमेंट 250 या 300 सीसी की बाइक लगती है। तो ओवरऑल मुझे इसके लुक्स बहुत पसंद है। मैं आपको एक बार वॉक अराउंड करके दिखाता हूं कि इसके लुक्स असल में कैसे हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होंडा ने इसके अंदर जोड़े हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी सी मस्कुलर, थोड़ी सी स्पोर्टियर लगती है। तो जैसे मैं बात कर रहा था लुक्स की, एक बार आप वॉक अराउंड देखो। ये जो इसका मस्कुलर टैंक है, ठीक है, हालांकि ये फाइबर का टैंक है, बट स्टिल आपको मैं अगर साइड प्रोफाइल दिखाऊं तो आप इसके साइड से लुक देखो। मुझे तो इसके लुक बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर मैंने जो ब्लैक कलर चूज किया था इसमें, ये बाइक बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है दिखने में। ठीक है, टैंक पे आपको हॉर्नेट की बैजिंग मिल जाती है। ये आपको यूएसडी सस्पेंशन मिल जाते हैं गोल्डन कलर के, तो वो इसके लुक्स में थोड़े से चार चांद लगा देते हैं। अभी फिलहाल सोलली बात करते हैं लुक्स की। लुक्स के अंदर एक मैं बड़ी चीज जोड़ना चाहूंगा, वो है इसकी टेल लाइट। आप देख सकते हो इसकी जो टेल लाइट है दैट इज दिस क्रॉस। और एक बार मैं स्विच ऑन करके दिखाता हूँ कि ये टेल लाइट लगती कैसे है। मैंने की लगा लिया और आप देख सकते हो पीछे से इसकी टेल लाइट कितनी अमेजिंग लगती है। इवन पीछे से टेल लाइट ही नहीं, जो टायर प्रोफाइल है वो भी काफी अच्छा है। लाइक दिस इज समवेयर अराउंड 140 क्रॉस सेक्शन का टायर आपको मिलता है। तो पीछे के ओवरऑल लुक्स की जो बात है वो इतनी अमेजिंग है। खासकर इसके इंडिकेटर, काफी छोटे इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि ठीक लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। बॉडी थोड़ी सी बल्की है, साइलेंसर आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है। ठीक है, साइड से भी अगर मैं बात करूं तो टैंक, आपको ये टैंक आपको मस्कुलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, हॉर्नेट की बैजिंग जो मैं आपको दिखा चुका हूं आगे, यहाँ पे आपको मिल जाता है होंडा की बैजिंग। ठीक है, आगे से अगर मैं बात करूं, देखो इसके हेडलाइट थोड़े से कॉम्प्रोमाइजिंग है, बट स्टिल आगे से भी ये बाइक अच्छी दिखती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको चला के आओगे तो ऐसा लगेगा आप कोई नीचे सेगमेंट की बाइक चला रहे हो। इट विल गिव यू अ गुड फील। तो लुक्स में ये बाइक बिल्कुल अमेजिंग है, उसके लिए एक बड़ा थम्स अप बनता है होंडा को इसको डिजाइन करने के लिए। सेकंड पॉजिटिव जो मुझे इसका लगता है वो है इसका राइडिंग पोस्चर। ये बाइक बहुत ज्यादा हल्की है, 142 केजी का कर्व वेट आता है। सिटी के अंदर आप इसको आराम से मनूवर कर सकते हो। और राइडिंग पोस्चर की भी अगर मैं बात करूं तो मैं बिल्कुल, मेरी हाइट 5'8" है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं, फ्लैट फीट कर पा रहा हूं। ज्यादा स्पोर्टी होने की वजह से आपके कंधों में दर्द भी नहीं होगा, आप एकदम स्ट्रेट बैठते हो, आपके हाथ एकदम स्ट्रेट रहते हैं, हैंडल थोड़ा सा अपराइट है। तो कम्यूट और स्पोर्ट के बीच का ब्लेंड है इसका जो राइडिंग पोस्चर है। तो राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। सीट, राइडर सीट भी काफी कंफर्टेबल है। पिलियन सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, बाद में बात करेंगे उसकी, बट राइडर सीट काफी कंफर्टेबल है। प्लस जो पावर ये ऑफर करती है और जो वेट इसका है, पावर टू वेट रेशियो के अंदर सिटी में चलाने के लिए बाइक आइडियल चॉइस हो सकती है। आप थर्ड पॉजिटिव इज आपका ये, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट कंसोल, या फिर आप कह सकते हो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बाइक रिलेटेड वो इसमें दिखती है। तो अगर आप देखो, यहाँ पे आपको फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आरपीएम का वो है, यहाँ पे इको इंडिकेटर, ताकि माइलेज आपको अच्छी मिल सके। माइलेज की भी हम बात करेंगे। ये आपका ऑडो है, कितना अभी तक ये चल चुकी है, ये टाइम दिखा रहा है। दिस इज योर नोटिफिकेशन। हाँ, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो आप अपना फोन इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो और आराम से अपनी नोटिफिकेशन, गाने चेंज करना, ये सारी चीजें, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी दिया है होंडा ने इसके अंदर। तो वो एक अच्छी चीज है। फीचर के हिसाब से लोडेड बाइक आती है बिल्कुल। यहाँ पे आप इसके कंट्रोल एक्सेस कर सकते हो, सेटिंग, मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन, फंक्शन, आपको डिस्प्ले कैसी चाहिए, ब्राइटनेस अगर बढ़ानी है घटानी है तो वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल ऑटो पे सेट है। ठीक है, फेवरेट थीम की अगर मैं बात करूँ तो थीम आप चूज कर सकते हो कि आपको डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, ऑटो। ऑटो का मतलब है अभी दिन है तो ये लाइट मोड में है, रात होती है तो डार्क मोड हो जाता है एनर्जी बचाने के लिए। तो वो एक चीज है। बाकी और अगर मैं बात करूँ जनरल इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे आपको डेट टाइम मिल जाता है, यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट का ऑप्शन है, ब्लूटूथ पेयर कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। सर्विस के अंदर आपको सर्विस इन्फॉर्मेशन दिखने को मिलती है, जैसे कि पीरियोडिक मेंटेनेंस कब होनी है इस बाइक की, ऑयल चेंज कब होना है, अगर कोई वार्निंग आ रही है तो वो किस लिए आ रही है, वो चीज यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बैटरी की करंट वोल्टेज कितनी है, 12.5 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो यहाँ इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ये बाइक फीचर लोडेड है, दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर दिस। ऑल्सो इसके अंदर आता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल। तो जैसे, वैसे तो ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली एबीएस के साथ थोड़ा सा ट्यूनिंग करके दिया गया मोड है इनका, जिसको ये लोग ट्रैक्शन कंट्रोल कहते हैं। बट अगेन,
बारिश वारिश के टाइम पे आपको अच्छा रहता है कि बाइक फिसलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है उस मामले में। तो ये सारी चीज आपको हॉर्नेट के अंदर देखने को मिलती है। दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और आपको फीचर्स देने पड़ेंगे। फिफ्थ पॉजिटिव इज योर इंजन। अब देखो, इंजन इसका, कुछ लोग कहेंगे कि इस प्राइस पॉइंट में आपको और पावरफुल इंजन भी मिल सकते थे, तो यही क्यों? देखो, होंडा का इंजन बनाने का एक बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, और होंडा जानती है कि इंजन कैसे बनाए जाते हैं, इंजन में रिलायबिलिटी कैसे देनी है, वो सारी चीजें होंडा को अच्छे से पता है। सो दिस इंजन इज ऑल्सो वेरी रिलायबल। इफ आई कंपेयर इट विथ एनी अदर इंजन ऑफ दिस सीसी, दिस इज वेरी मच रिलायबल। कभी भी इंजन रिलेटेड कोई परेशानी वगैरह हॉर्नेट वालों से मैंने सुनी नहीं है। ऑल्दो बाकी परेशानियां वो रिपोर्ट करते हैं, जिसकी बात हम नेगेटिव वाले सेक्शन में करेंगे। बट अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, तो इंजन रिलेटेड कोई भी इशू इसके अंदर नहीं आता है। बहुत रिफाइंड इंजन है, 17 पॉइंट समथिंग पीएस की पावर ये प्रोड्यूस करता है और 16 पॉइंट समथिंग एनएम का टॉर्क। तो लो एंड टॉर्क भी काफी अच्छा है इस बाइक का। ये बाइक पावर टू वेट रेशियो में बाकी बाइकों से जीत जाती है। तो अगर बाकी बाइक इसके बराबर भी पावर प्रोड्यूस कर रही हो तो वो भारी होती है, तो उस वजह से ये बाइक थोड़ी सी क्विकर आपको फील होगी सिटी में। 17 पीएस की पावर निकाल देती है, 16 एनएम का टॉर्क निकाल देती है, बहुत रिफाइंड इंजन है, ठीक है। 5 स्पीड गियर बॉक्स का सेटअप आता है इसके अंदर, सिंगल सिलेंडर इंजन है इसके अंदर, कोई भी कूलिंग नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे एयर फिन्स बने हुए हैं, विच मीन्स कि ये एयर कूलिंग के साथ आती है। होंडा इसके अंदर लिक्विड कूलिंग दे सकता है, क्योंकि अभी मंथ चल रहा है फरवरी का, तो अभी मुझे इतनी हीटिंग इश्यूज नहीं फील हुए। बट हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मई जून जुलाई इन महीनों में मुझे इस बाइक में हीटिंग इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो होंडा को इंजन थोड़ा सा इसका सही करना चाहिए। रीजन बीइंग, आप अगर इतने प्राइस ले रहे हो तो आप लिक्विड कूलिंग का सेटअप तो एटलीस्ट दे सकते थे। तो दैट इज वन थिंग विच होंडा शुड कंसीडर। बट ओवरऑल इसका इंजन काफी रिलायबल है, काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है और काफी पावरफुल है। एंड फिफ्थ पॉजिटिव इज टायर्स एंड ब्रेक्स। आप अगर फ्रंट क्रॉस सेक्शन के टायर की बात करो तो इट इज 110। आगे का टायर भी चौड़ा है, प्लस पीछे का टायर इज 140 क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर बात करूं मैं ब्रेक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पेडल डिस्क देखने को मिलती है, विच इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। रीजन बीइंग ये हीट को डिसिपेट करता है, आपकी डिस्क प्लेट हीट नहीं होती, ठीक है। हीट डिसिपेशन अच्छा होता है पेडल डिस्क में। तो इसके अंदर फ्रंट एंड बैक दोनों ही पेडल आती है डिस्क, तो वो एक अच्छी चीज है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अभी तक डिसेंट लगी मुझे। एक बार मैंने 80 या 90 की स्पीड पे पैनिक ब्रेकिंग करी थी, तो तब भी इसने मेरा काफी साथ दिया था, ठीक है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, तो उसने भी काफी सही चीज करी थी इस हिसाब से। पीछे भी आप देख सकते हो, आपको पेडल डिस्क मिल रही है देखने को। तो पीछे का टायर, आगे का टायर, पीछे के ब्रेक्स, आगे के ब्रेक्स, दे आर वेरी डिसेंट, वेरी गुड। तो इसमें मुझे कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुई है इस बाइक को अभी तक चलाते चलाते। बाकी बात कर लेते हैं अब इसके नेगेटिव्स। सो हेलो एवरीवन, अब बात कर लेते हैं पहले नेगेटिव की। सबसे पहला नेगेटिव जो इस बाइक का मुझे लगता है वो है इसका प्राइस। एग्जैक्टली ये जिस प्राइस पॉइंट में आती है, उस प्राइस पॉइंट में आपको और अच्छी बाइकें और पावरफुल बाइकें देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर लिक्विड कूलिंग का सेटअप आता है, जिनके अंदर ज्यादा पावर आती है, जिनकी प्लास्टिक क्वालिटी एंड ओवरऑल चीजें इस बाइक से अच्छी हैं। ये बाइक ऑलमोस्ट आपको पड़ जाती है 175 ऑन रोड, ठीक है। सेम प्राइस पॉइंट में आपको बजाज की N250 मिल जाती है, ठीक है। 200 NSB आपको मिल जाती है उस प्राइस पॉइंट में। तो दीज बाइक्स आर वेरी पावरफुल। तो सेम प्राइस रेंज में आपको और पावरफुल बाइक मिल रही है, जिनके अंदर लिक्विड कूलिंग का सेटअप है, तो क्यों इंसान फिर इस बाइक को लेगा? तो पहला नेगेटिव ये है कि होंडा इसके प्राइस थोड़े से कंट्रोल करे, क्योंकि अपने प्राइस के हिसाब से ये ज्यादा कुछ ऑफर करती नहीं है। इसलिए कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जिन लोगों का बजट इसके अराउंड होता है, वो हॉर्नेट ना लेके कोई और बाइक ले लेते हैं। तो अगर इसका प्राइस समवेयर अराउंड 155 158 ऐसे होता, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाइक को लेते। बट अभी के हिसाब से जिस प्राइस पॉइंट पे आती है, लोग इसे लेना कंसिडर नहीं करते। एक और नेगेटिव जो मैं होंडा को बोलना चाहता हूं, दैट इज द रैटलिंग नॉइज, ठीक है। इसके अंदर प्लास्टिक क्वालिटी ठीक ठाक यूज करी गई है, बट हाँ, वो उतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि वेट कम करना था, तो उसकी वजह से इस बाइक में बहुत ज्यादा रैटलिंग नॉइज देखने को मिलती है। प्लस इसका सस्पेंशन स्टिफ है, तो प्लास्टिक के जो पैनल्स होते हैं वो ओवर द टाइम लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रैटलिंग नॉइज देखने को मिलेगी। प्लस इसके अंदर प्लास्टिक भर भर के यूज किया गया है, फिर चाहे वो फाइबर का टैंक हो या फिर आपके हेडलाइट का एरिया हो, वहां पे प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज किया गया है, टेल के अराउंड प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज किया गया है, जिसकी वजह से स्टिफ सस्पेंशन होने की वजह से वो प्लास्टिक्स ओवर द टाइम आवाज करते हैं। तो वो एक इरिटेटिंग सी चीज लगती है कि आप इतना पे करने के बाद भी ये छोटी छोटी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो होंडा शुड टेक केयर ऑफ दिस। आप इतनी सुंदर बाइक बना रहे हो, इतनी अच्छी बाइक बना रहे हो, और आप ये चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी अप मार्केट दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं थोड़ी सी माइलेज कम सह लूंगा। बट या आई विल कंसिडर टू बाय दिस, अगर ये बाइक थोड़ी सी और अच्छे प्लास्टिक क्वालिटी के साथ आती होती। हालांकि प्लास्टिक क्वालिटीज भी सब्जेक्टिव है, वेट कम है उसकी वजह से तो माइलेज आपको अच्छा मिल जाता है, समवेयर अराउंड 41 to 42 की माइलेज सिटी में दे देती है। बट स्टिल
जितने लोग एग्री करते हो बताना कि आपको इसकी प्लास्टिक क्वालिटी कैसी लगती है। मुझे तो अच्छी नहीं लगती। लास्ट पॉइंट जो मुझे इसके बारे में बताना है वो है होंडा की सर्विस। अब होंडा की सर्विस अच्छी है, हॉर्नेट की सर्विस भी अच्छी हुई है। आज तक मैंने इसकी दूसरी सर्विस कराई है, क्या खर्चा आया, कितना खर्चा आया, वो सब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन इसकी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है। अगर भगवान ना करे अभी इसका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो मुझे उसको रिप्लेस करवाने में टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इतनी बिकती नहीं है, इतनी दिखती नहीं है, तो इसके पार्ट्स मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट अगर होंडा एफर्ट करे तो वो इस चीज को सही कर सकता है। रीजन बीइंग, आप अगर एक बाइक ओन कर रहे हो तो आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, और पीस ऑफ माइंड तब मिलेगा जब आपको सर्विस की अच्छी मिलेगी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी। मैं आपको रिसेंट एक बात बताता हूं। इसका ये मेरा एक दोस्त बता रहा था, उसकी क्लच प्लेट खराब हो गई थी और इसकी क्लच प्लेट आने में होंडा ने 15 दिन लगा दिए थे। तो 15 दिन का वेटिंग पीरियड समझ सकते हो आप। एक बेसिक सी चीज जो वेयर एंड टेयर होती है सर्विस सेंटर्स के पास होनी चाहिए, क्लच प्लेट जैसी चीज उनके पास नहीं थी। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो होंडा देख सकता है कि यार अगर आप हॉर्नेट भले ही ज्यादा ना बिक रही हो लेकिन फिर भी इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए उनके पास। तो होंडा अगर इस चीज को सही कर ले तो वो एक एड ऑन होगा इस प्रोडक्ट का, और फिर लोग बेझिझक इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। तो ये कुछ 3 नेगेटिव थे, 5 पॉजिटिव थे मेरी हॉर्नेट के, जो कि मैंने बाय करी, 7,000 चलाई, और क्या क्या फील करा है इसके बारे में वो मैंने आपको बताना चाहा। एक नेगेटिव छोटा सा और जोड़ देता हूं, इसकी पिलियन कंफर्ट अच्छा नहीं है, बहुत स्टिफ सीट है। बट उसकी बात हम कभी बाद में करेंगे। इसकी सीट भी अच्छी नहीं है, रेयर सस्पेंशन भी अच्छा नहीं है। बट ये कुछ मेजर पॉजिटिव थे, ये कुछ 3 मेजर नेगेटिव थे जो मुझे लगते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है इस बाइक के बारे में तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अगर आप एक हॉर्नेट ओनर हैं, या अगर आपको एक 70 के प्राइस पॉइंट में कोई बाइक लेनी हो तो आप हॉर्नेट लोगे या कोई और बाइक लोगे, जरूर कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कंसिडर कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ट्राई करूंगा ऐसी लॉन्ग वीडियोस लाते रहूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं आई तो नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी कोई कंप्लेन है तो कमेंट करो, अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताओ। बाकी टिल देन के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।